खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, जहां एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की तरफ से शरद पवार को मनाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का ऑफर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रिया सुले को भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जबकि जयंत पाटिल की अगर बात करें तो उनको महाराष्ट्र की कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक गुप्ता। तो चलिए चलते हैं विवेक के पास। विवेक, बताएं जरा क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र के, और इस पावर पॉलिटिक्स में क्या मिल सकता है शरद पवार और सुप्रिया सुले को? हाँ, इसमें तो देखिए जो भी ये बातें चल रही कि शरद पवार को एक कैबिनेट दर्जा दिया जाएगा और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र में या फिर केंद्र सरकार में बड़ा पद दिया जाएगा, उसको लेकर एनसीपी अभी भी साफ तौर पे बोल रही है कि शरद पवार किसी भी हालात में एमवीए महाविकास आघाड़ी और इंडिया जो विपक्षी जो 26 दलों की पार्टी बनी है उसको छोड़ने वाले नहीं है। कुछ देर पहले ही जितेंद्र आव्हाड ने साफ तौर पर कह दिया कि शरद पवार ने 4 बार आके वो सामने बोल चुके हैं कि वो किसी भी हालात में एमवीए नहीं छोड़ रहे हैं और इंडिया जो विपक्ष दल है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो बार बार बोलना शरद पवार के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि एक शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सबकी नजरें अब शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं। देखिए ये बात आखिरकार आई कहां से कि शरद पवार कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं या फिर सुप्रिया सुले को बड़ा कर दिया जा रहा है। ये बातें आई जब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने ये बोल दिया कि हो सकता है कि पवार को बड़ा ऑफर दिया जा रहा हो या सुप्रिया सुले को बड़ा ऑफर दिया जा रहा हो, इसलिए उन्हें एनडीए में शामिल करने के लिए अजीत पवार गुपचुप मीटिंग की शरद पवार से। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच मीटिंग हुई थी। उसके बाद ही ये पूरा बवाल शुरू हो चुका, जिसके बाद शरद पवार ने 3 या 4 बार आके साफ साफ मीडिया के सामने और कैमरों के सामने कहा कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, एमपी को नहीं छोड़ने वाले हैं, इंडिया जो विपक्षी दल है उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेंगे। अब देखिए जो सबकी नजर है वो इंपॉर्टेंट मीटिंग है। 31 अगस्त को इंडिया जो विपक्षी दल है उसकी मीटिंग है। 1 अगस्त यानी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को 26 दलों के जो नेता है वो मुंबई आएंगे, होटल हयात में मीटिंग है, शरद पवार भी वहां रहेंगे। इस मीटिंग को लेकर काफी ज्यादा सुगबुगाहट हो चुकी है, क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी में काफी ज्यादा खटपट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के जो गुट उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि शरद पवार और अजीत पवार की मीटिंग से काफी भ्रम फैल रहा है, उनको क्लैरिटी देनी होगी। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी में शामिल महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी अब शरद पवार और अजीत पवार की मीटिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच अचानक एक बड़ा भ्रम पैदा हो गया कि आखिरकार शरद पवार है किस साइड। तो ये जो 3 पार्टी है महाविकास आघाड़ी, उनमें से 2 पार्टी कंफ्यूज है कि आखिर शरद पवार क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। तो सबकी नजरें अभी जो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर टिकी हुई है कि आखिरकार शरद पवार पूरे मामले में जो पूरी बातचीत चल रही है उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या बयान देते हैं। चले तो इंतजार रहेगा उस बयान का। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। और कुल मिलाकर राजनीति में कयास यूं ही नहीं लगाए जाते, ये भी एक बड़ी बात है। बहरहाल एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने का जो ऑफर की खबरें थी, फिलहाल उसे तो सिरे से नकार दिया है। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। तो वहीं उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार को शरद पवार ने बताया है कि वो शरद पवार को कोई पोस्ट ऑफर नहीं कर सकते। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सकते। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? इस बीच कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एनसीपी अपना पारिवारिक झगड़ा जो है उसको जल्दी सुलझा ले तो अच्छा रहेगा। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है। पर मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। और अब बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की, जिनके बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती है। दिग्विजय ने कहा कि हिंदुत्व शब्द को रचने वाले सावरकर हैं, और उन्होंने ही कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू या सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ और उन्हें करना चाहिए। There is no such thing as soft and hard Hindutva, because the author of Hindutva word is Mr. Savarkar, Savarkar, and he himself has swear. उन्होंने खुद ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। तो वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुत्व पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। Digvijay Singh is a person who, during 26/11 terrorism attack, blamed the RSS for the terrorism attack. Digvijay Singh is also a person who refers to Osama bin Laden as Osama ji. So Digvijay Singh is probably the last person who should lecture anybody about anything, certainly not about Hinduism or Hindu faith or the faith of so many Hindus around the country. ये इनका पॉलिटिक्स है। दे विल कंटिन्यू टू डू सम पॉलिटिक्स अराउंड द फेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज, एंड द पीपल विल टीच देम अ लेसन व्हेन इट हैज टू बी टॉट। तो वहीं बीजेपी के इस हमले के बाद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से पलटवार किया। इस बार उन्होंने कहा कि बजरंग दल गुंडों का संगठन है और वो खुद बीजेपी वालों से बेहतर हिंदू हैं। बजरंग दल मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरा एक गुंडों का दल है, जितने पूरे तरीके से असामाजिक तत्व हैं, वो पूरे तरीके से आज पट्टा बांधकर बजरंग दल में है। और विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सबसे बड़ी जंग यूपी में होगी। यूपी में किसका गठबंधन मजबूत है और इंडिया की क्या होगी स्ट्रैटेजी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात बाजार की, जहां आज शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 138 पॉइंट चढ़कर 65,539 पर और निफ्टी 30 पॉइंट चढ़कर 19,465 पर बंद हुआ। सुमित से समझेंगे मार्केट का पूरा हाल। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल। देखिए, एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार आज खुले और कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। और जो रिकवरी थी उसमें प्रोमिनेंटली सारे लार्ज कैप कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ बैंक्स का सपोर्ट था, मेजरली आईटी का सपोर्ट था और हैवी वेट्स। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी रही और लास्ट तक आते आते एडवांसेस में बढ़िया तेजी और इंडेक्स भी डे हाई के आसपास कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इस बीच सेक्टर्स का कैसा हाल रहा, कहां पर खरीदारी रही, कहां बिग वाली? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज कुछ सेलेक्टिव फार्मा शेयर खरीदारी में थे, सेलेक्टिव आईटी शेयर कुछ खरीदारी के अंदर कामकाज कर रहे थे। तो पहला नाम तो आपको अपोलो हॉस्पिटल का ही दिखाई पड़ेगा, रफली 5,000 के आसपास स्टॉक पहुंचा। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5% ऊपर रहा। एनटीपीसी करीब 2% तेजी और इन्फोसिस लगातार दूसरा दिन जबकि यहाँ पे खरीदारी थी, न्यूज फ्लो से उसका भी इंपैक्ट था। गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील पूरा मेटल इनफैक्ट प्रेशर में था, तो टाटा स्टील में दबाव, अदानी पोर्ट में दबाव, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ को जैसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप में लीड कर रहा था जेएसडब्ल्यू एनर्जी, शानदार तेजी, एक ब्लॉक डील का इंपैक्ट।
एस्कॉर्ट्स कुबोटा 4% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइज 4% ऊपर, लुपिन करीब 3% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में क्रॉम्पटन नंबर्स के बाद आज प्रेशर रहा 6% का, ग्लैंड 3.5% टूटा, कोफोर्ज फर्स्ट हाफ में तेजी, सेकंड हाफ में टूटा, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। F&O में लीड किया इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में नंबर्स के बाद एस्कॉर्ट्स कुबोटा, पिरामल एंटरप्राइजेज और लुपिन ने, लेकिन गिरने वाले शेयरों में नाम रहा क्रॉम्पटन का, हिंदुस्तान कॉपर नंबर्स के बाद टूटा, इंडस टावर और साथ ही इंडिगो, ये कुछ ऐसे नाम। इंडिगो में ब्लॉक और ब्लॉक का इंपैक्ट यहां पर 3-3.5% बिकवाली के साथ देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और अगर फार्मा शेयरों की बात करें तो इसमें अभी और तेजी बाकी है, ऐसा कहना है कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह का। नीलेश शाह के मुताबिक फार्मा सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है। फार्मा क्षेत्र की तेजी का एक कारण यह है कि पिछले 1-2 सालों से वो चला नहीं था, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल थे। दूसरा, यूएस मार्केट में जो मार्जिन कम हो रहे थे, घट रहे थे, उसके ऊपर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो गई, और हमने देखा कि कुछ कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किए डिस्पाइट अप्रूवल, बिकॉज उसमें मार्जिन ठीक ठाक नहीं था। तीसरा, यूएस में जेनेरिक मेडिसिन के स्टॉक्स बहुत कम हो गए थे, उस वजह से वहां के जो 3 या 4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप मैन्युफैक्चरर्स को इतना नहीं निचोड़े कि वो धंधाई करना बंद कर दे, अल्टीमेटली हमें दवाई के स्टॉक्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजों ने मिला के एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू कर दी थी फार्मा सेक्टर में, वहां से फार्मा सेक्टर्स चल पड़ा। एंड मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ी तेजी बाकी है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, एक री रेटिंग फार्मा सेक्टर में हो सकती है। और अब बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की, जिसमें आज कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें ई बस सेवा स्कीम से लेकर विश्वकर्मा योजना शामिल है। ई बस सेवा के लिए कैबिनेट ने 57,000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दे दी है। PM ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और PM ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। और ई बस सेवा के अलावा कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस योजना का ऐलान किया था और आज इसे मंजूरी मिल गई। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। और कैबिनेट के और फैसलों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, कैबिनेट के और कौन कौन से ऐसे फैसले रहे अहम और किन किन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई?
देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के अब जिक्र हम लोग देख रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रिक बस को लेकर के है और विश्वकर्मा योजना, जिसका डिटेल में मंत्री ने बताया ही आपको। इसके अलावा रेलवे सेक्टर की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 32,500 करोड़ रुपए कुल लागत होगी। 9 राज्यों के 35 जिलों में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना, जिसमें सरकार की कोशिश होगी कि जिन लोगों का चयन किया जाए उनको आर्थिक मदद दी जाए, सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जाए, उनको स्किलिंग की सुविधा मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ जो डिजिटल स्कीम है उसका दायरा सरकार ने बढ़ाया है। उमंग ऐप जो मोबाइल पे देखते हैं, उस पर कई सारी नई सेवाओं को जोड़ा जाएगा वहां पे, ताकि और ज्यादा लोग डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठा सके। तो ये कुछ अन्य फैसले थे जो कैबिनेट अपनी बैठक में लिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर ये कैबिनेट के अहम फैसले। और इसके अलावा बात जेनरिक दवाओं की करेंगे, जिसको लिखने को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन की नई गाइडलाइंस का डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। क्या है एनएमसी के निर्देश में और क्या है डॉक्टर्स को इससे दिक्कत? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की, जो अब अपने लक्ष्य यानी कि चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए विमान ने चांद की कक्षाओं से अपने सभी चक्कर पूरे कर लिए हैं। अब कल यानी कि 17 अगस्त को लैंडर प्रोपोर्शन मॉड्यूल से अलग होकर करीब 1 हफ्ते के बाद यानी कि लगभग 23 अगस्त की शाम को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पिछली बार की तरह लैंडिंग में कोई गड़बड़ी ना आए, इसके लिए विक्रम लैंडर में इसरो ने कई बदलाव किए हैं। पिछली बार यान के जो थ्रस्टर्स थे उसमें गड़बड़ी आने की वजह से चांद की जो सतह थी उससे करीब 500 मीटर ऊपर ही चंद्रयान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और चांद की सतह पर वो क्रैश कर गया था। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मुकेश अंबानी और कोकिलाबेन समेत अंबानी परिवार की 4 पीढ़ियों ने तिरंगा लहराया। जाते जाते देखिए देशभक्ति का ये जज्बा।